बड़े मतलब इसमें खुश हैं। अरे यार कल हमें देखो क्या बेवकूफ़ बनाया बिलावल ने। शहबाज शरीफ साहब, अरे वो तो डेली हमें चूरन खिलाते हैं, लाहौरी, पता है लाहौरी चूरन खा खा के हमें बेवकूफ़ बना। तुम आतंकवादी हो बेटा, तुम अभी भी नए नए सीख रहे हो, तुम अभी नए नए आतंकवादी बने हो, तुम मत करो ये। आरआर वालों ने हर आरआर बटालियन में ट्रैवल एजेंसी खोली है उन्होंने इसी चीज़ की। आप आए ठप के खिलाफ काम करा है। अगर उनको ये पता लग गया कि तुम हो जो देश के खिलाफ काम कर रहे हो, भारत के खिलाफ काम कर रहे हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, तुर्की और सीरिया में इतनी ज्यादा तबाही हो गई है कि इसका कोई हिसाब नहीं है दोस्तों। मतलब वहां पे कहते हैं कि 8,000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं अभी तक, द लेटेस्ट काउंट। और लोग कह रहे हैं कि ये जो मौतों का सिलसिला है और आगे बढ़ेगा तुर्की पे, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट किसी भी देश के लिए। भारत ने वहाँ पे मदद भेजी है, दवाइयाँ भेजी हैं, अपने लोग भेजे हैं, 30 बेड हॉस्पिटल की बात करी है भारत ने, और 10 चीज़ें भारत कर रहा है लगातार दर लगातार वहाँ पे। इसमें एक और चीज़ समझनी पड़ेगी कि तबाही इतनी ज़्यादा हुई है कि वहाँ पे पहुँचना भी मुश्किल है। तो इट्स नॉट लाइक यू कैन ड्राइव देयर और आप अपनी गाड़ियों में बैठे हैं, एसयूवीज में बैठे हैं, यहाँ से ले जाएं अपनी गाड़ियाँ फौज की, हवाई जहाज में बैठ के और उसमें बैठ के वहाँ पे पहुँच जाए, वो नहीं हो पाएगा। आपको कई कई मील पैदल चलना पड़ेगा, सामान ढो के, और कई सारी मुश्किलात आती हैं ऐसे माहौल में, जो मैंने लोगों से सुना है। मैंने खुद तो कभी देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है। तो लेकिन भारत पूरी कोशिश कर रहा है। एक खबर आई थी कि पाकिस्तान ने भारत को अलाउ नहीं करा कि अपनी एयर स्पेस के ऊपर से उड़ जाए, और एक दो पाकिस्तानियों ने इस पर कमेंट भी करा है, लेकिन मुझे इसका प्रूफ नहीं मिला, तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये खबर सही है गलत है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने सुना है, लेकिन आई डोंट हैव एनी प्रूफ एज फार एज दिस इज कंसर्न कि पाकिस्तान ने मना करा कि मना नहीं करा, मुझे पता नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने कोई इसके ऊपर एक ऑफिशियल बयान नहीं सुना है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको, जिसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो या कोई मीडिया हाउस ने उसको कवर करा हो, किसी अखबार में आया हो, वही खबर आपको सुना। अच्छा, मैं थोड़ा सा दुखी हूं एक चीज़ को लेके, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कई लोगों ने मुझे ना मैसेज करा, व्हाट्सएप करा, डीएम करा। कई लोगों ने बोला कि साहब तुर्की में जो हुआ उससे हमारे दिल को बड़ी ठेस पहुंची है, और इंसानियत के नाते ही हमें उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए, और ये काम बिल्कुल सरकार ठीक कर रही है, और मैं उनके साथ हूँ। कुछ 2-3 लोग थे जिन्होंने बोला नहीं साहब, तुर्की जो है वो कश्मीर में दखल अंदाजी कर रहा है और ये कर रहा है, और हमें तुर्की की मदद नहीं करनी चाहिए। यार देखो, मैं एक आपको बात बताता हूं, उनको नहीं बोल रहा मैं जो मदद करने की बात कर रहे हैं, मैं उन 2-3 लोगों को बोल रहा हूं, मैं आपका नाम नहीं लूंगा। मैं उन 2-3 लोगों को बोल रहा हूं जो कह रहे हैं कि क्योंकि तुर्की जो है वो कश्मीर की बात करता है, इसलिए हमें तुर्की की मदद नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, यार देखो ना, वहां पे तुर्की में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप खत्म हो गए। एक ऐसा बच्चा रबल से निकाला गया, मलबे से निकाला गया, जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, जो वो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो मां से एक बच्चे को जोड़ता है, वो कॉर्ड होता है, वो अभी तक उसके लगा हुआ था। आपने उस बच्चे से दुश्मनी करनी है? आपने उस बच्चे से दुश्मनी करनी जो 9 साल का है, जिसके माँ बाप मर गए, क्योंकि उसकी सरकार, जिसको बच्चे को पता ही नहीं कि सरकार क्या होता है, उस 9 साल के बच्चे, उस लड़की से पूछ लो कि गवर्नमेंट क्या होती है, उसको क्या पता बच्चे को क्या गवर्नमेंट है। हमें उससे बदले निकालने हैं क्योंकि उसकी सरकार में किसी ने बोला था कि हम कश्मीर में पाकिस्तान का बयानिया आगे ले जाना चाहते हैं, जो भी उसने कहा होगा XYZ। ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान का बयानिया, बट हाँ ठीक है, हम कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते हैं, वो XYZ जो उन्होंने बात करी। तो क्या उसका बदला हमने बच्चे से निकालना है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके बेटों ने अपने सर कटवा दिए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कभी किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? आप सोचिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने मुगल साम्राज्य की खिड़कियां खड़का दी थी। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? या महाराणा प्रताप ने किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, कभी किसी बच्चे से दुश्मनी निकाली? अगर ये हमारे बड़े हैं, ये कौन है? ये हमारे बड़े हैं ना, ये हमारे पूर्वज हैं। इन्हीं की तो दी हुई संस्कृति, इन्हीं की दिए हुए जो संस्कार हैं, उससे भारत चल रहा है ना आगे। इन्होंने कभी बच्चे पे दुश्मनी निकाली? कभी नहीं निकाली, कभी भी नहीं, सोचा भी नहीं, इनके दिमाग में भी ऐसी बात नहीं गई।
जबकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के तो अपने बेटे खो दिए, तब उन्होंने बच्चों से दुश्मनी निकाली। तो आप और हम कौन होते हैं यार जो कहने वाले हैं कि यार उसने कश्मीर, लेने दो कश्मीर का नाम ना, अभी मौका नहीं है इन सब चीज़ों का। अभी मौका है वहां के लोगों की मदद करने का, वहां के लोगों की मदद करने का। दुनिया की नज़र भारत पे है, और दुनिया की नज़र भारत पे ना भी हो यार, बाढ़ में जाए दुनिया की नज़र, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यू आर अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। एक बार तुर्की वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर लड़ाएंगे यार कश्मीर की लड़ाई। कहां जा रहा है कश्मीर, कहां जा रहा है कश्मीर। लेकिन सबसे पहले आप हर समय एक बात, आप ये मत देखिए कि एर्दोगान ने क्या बोला, एर्दोगान ने क्या बयान दिया। आप अपनी आंखें बंद करिए, आप सोचिए वो छोटी बच्ची है जो यतीम हो गई, जिसके माँ बाप मर गए, ठीक है ना। थोड़ा सा, बाकी सब ठीक है यार, बाकी एवरीथिंग इज ओके। ये लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ चलती रहेंगी अपनी, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी ये वक्त नहीं है दोस्तों, ये मेरी राय है। अच्छा, एक और खबर है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं कि कश्मीर से याद आया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने यह बोला है कि हम कश्मीरियों के साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करते हैं। पता नहीं क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं यार पाकिस्तानी, ये मतलब इनका मुल्क डूब रहा है, इनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। पंजाब के शहरों में 10% पेट्रोल पंप्स में तेल है, वहां भी लंबी लंबी कतारें हैं, ब्लैक में पेट्रोल बिक रहा है, ब्लैक में आटा बिक रहा है, ठीक है। लोगों को खाने को नहीं है, इनको अभी भी कश्मीर का भूत है। ये देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। पार्लियामेंट टू पास रेजोल्यूशन कंडेमिंग इंडिया, बिलावल विल प्रेजेंट रेजोल्यूशन, जॉइंट सेशन टू ऑल्सो पास 2 बिल्स। अच्छा, आप एक बात बताइए, पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ी पार्टी है आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तो आ नहीं रही पार्लियामेंट में। उसके तो रेजिग्नेशन आपने एक्सेप्ट कर ली और इमरान खान को निकाल दिया कि भाई साहब ये सादिक और अमीन नहीं, और पता नहीं क्या क्या ड्रामा, जो भी फ्रॉड आप लोग करते हो। आप ये, आपके रेजोल्यूशन पास करने से होगा क्या? आप क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं? आपको लगता है इंडिया को फर्क पड़ रहा है? मुझे इस चीज का दुख नहीं है कि पार्लियामेंट में अपने रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, क्योंकि इनके पार्लियामेंट की 2 कौड़ी की औकात नहीं है पाकिस्तान की। कल कोई जर्नल आएगा, एक लात मारेगा, पार्लियामेंट की बिल्डिंग गिर जाएगी, वो बोलेगा मुझे इसके ऊपर गोल्फ कोर्स बनाना है। क्या कर लोगे तुम यार? कल जनरल आसिम मुनीर बोलेगा पार्लियामेंट में कौन है बंदर, निकालो इनको, हड़प कोने में, चलो, बकवास कर रहे हैं। ये सब उसके बूट चाटेंगे। तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट क्या करती है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यार मुझे ये दुख होता है कि इन लोग, ये इतने बेहस लोग हैं, इनको अकल नहीं है, भूख से लोग मर रहे हैं, लोग गले काट रहे हैं एक दूसरे के, ये बकवास पे बकवास करे जा रहे हैं यार। पता नहीं अजीब से लोग हैं। मुझे समटाइम्स आई डोंट वांट टू, आई हैव नो एनिमिटी इन माय हार्ट। मेरे लिए ना जो पाकिस्तानी आवाम है, चाहे कितनी भी रेडिकलाइज्ड हो, कितनी भी जिहादी हो, फिर मैं यार वो बच्चों की शक्ल और बूढ़े जो इनके माँ बाप हैं उनकी शक्ल देखता हूँ, फिर मेरा मन करता है नहीं यार, ये दिल पसीज जाता है। फिर मैं कहता हूँ नहीं यार, क्या दुश्मनी उस बच्चे से निकालोगे? निकालनी भी नहीं चाहिए, वैसे निकाल, किसी भी इंसान को नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार ये पाकिस्तानी आवाम टॉलरेट कैसे कर लेती है बिलावल जैसे लोगों को? हाउ डू यू टॉलरेट? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं कि पूरे मुल्क में आग लगी है, रोज आईएमएफ वाले रोज इशाक डर के कपड़े उतार रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, कह रहे हैं ला अपना सैलरी का स्टेटमेंट। 17 से लेकर 22 ग्रेड के जो अफसर हैं, शामिल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, निकाल, उसकी बीवी का स्टेटमेंट निकाल, बैंक का अपना स्टेटमेंट निकाल, बैंक का, सबका निकाल, क्या है, सब बंद कर। रोज आईएमएफ के गोरे आके वहां पे पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं बुरी तरीके से। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कौम से खिताब ये नहीं कर रहे कि अब हमें कमर कसने की जरूरत है, अब हमें आगे करने की जरूरत है, ये हमारी प्लानिंग है, हमें ऐसा करना है। ना ना ना, इन्होंने क्या करा कि एक और झूठ बोल दिया कौम को, कश्मीर के ऊपर हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। अबे तुम क्या करोगे यार वो रेजोल्यूशन पास करके, और तुमने क्या कर लिया आज तक? आई डोंट नो। ये लोग सिर्फ अपनी कौम को बेवकूफ बनाते हैं, और मुझे लगता भी है कहीं ना मेरे मन में भी ये बात अब बैठ गई है कि इनकी कौम भी खुश है बेवकूफ बनने के लिए ना। देर पूरी पाकिस्तानी 22-23 करोड़ की कौम है, ये बड़े मतलब इसमें खुश हैं। अरे यार कल हमें देखो क्या बेवकूफ बनाया बिलावल ने। शहबाज शरीफ साहब, अरे वो तो डेली हमें चूरन खिलाते हैं, लाहौरी, पता है, लाहौरी चूरन खा खा के हमें बेवकूफ बनाते हैं, कितना मजा आता है, स्वाद ही आ जाता है हमारा बेवकूफ। ये पाकिस्तानी कौम का नजरिया बन चुका है। अच्छा, टर्किश एनवॉय कॉल्स इंडिया दोस्त फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड। वो C-17 फ्लाइट गई थी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, NDRF वाले गए वहां पे, तो ये तुर्की पहुंच गए। तो वहां पे जो टर्किश एम्बेसडर इन इंडिया है, फिरत सुनेल, उसने बोला कि ये हम कहते हैं कि भारत हमारा दोस्त है, क्योंकि जो मुश्किल वक्त में काम आए वही दोस्त होता है। तो ये बात ठीक है, दोस्त ना भी हों यार, हम और तुर्की दोस्त ना भी हों, इंसान तो फिर भी है ना।
इंसान तो फिर भी हैं। चलिए, तुर्की को दोस्त इज अ कॉमन वर्ड इन टर्किश एंड हिंदी। ये हिंदी का वर्ड नहीं है दोस्त, हिंदी में मित्र कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप एम्बेसडर हैं, मेहमान हैं हमारे। दोस्त इज अ कॉमन वर्ड इन टर्किश एंड हिंदी। वी हैव अ टर्किश प्रोवर्ब, दोस्त करा गुंडे बेली उलूर, जो वक्त में काम आए वही दोस्त है। थैंक यू वेरी मच इंडिया। ठीक है सर, यू आर वेलकम। अच्छा जी, जो जम्मू और कश्मीर में दोस्त जो गड़बड़ चल रही है ना, तो वहां पे भी योगी जी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया सरकार ने। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, उन्होंने वो योगी जी वाला फॉर्मूला वहां पे बुलडोजर, तो वहां पे टीआरएफ है, उसने डेथ थ्रेट इशू करे हैं ऑफिशियल्स को कि अगर तुमने बुलडोजर चलाए तो हम तुम्हें मार देंगे। ठीक है, ये टीआरएफ वाले, मैं इनको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, देखो बड़े प्यार से बता रहा हूं बेटा, अभी तुम लोग बच्चे हो। जो टीआरएफ है वो बेसिकली लश्कर तैयबा का दूसरा नाम दे दिया, उसको सेक्युलराइज कर लिया टेररिज्म को। पहले उसका नाम था लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तो बोला कि थोड़ा सेक्युलर अंग्रेज नाम होना चाहिए। द रेसिस्टेंस फ्रंट, सुनने में कितना प्यारा लगता है ना, रेसिस्टेंस, किसी बड़े के खिलाफ रेसिस्टेंस कर रहे हैं लोग, राइट? तो द रेसिस्टेंस फ्रंट उसका नाम रख दिया। तो ये बेसिकली लश्कर के गुंडे हैं, टेररिस्ट हैं, जो वहां पे लोगों को धमकाते हैं, मारते वारते हैं। तो इन्होंने धमकी दे दी, ये इनको नहीं करना चाहिए था। देखो, राष्ट्र राइफल्स वालों की हथेलियों में वैसी खुजली हो रही है, ठीक है? वो आराम कर रहे हैं, क्यों उनको छेड़ रहे हो? मैं टीआरएफ वालों से बोल रहा हूं, क्यों छेड़ रहे हो आरआर वालों को यार? फिर क्या होगा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले तुम्हारी फोटोग्राफ आरआर को भेजेंगे, हर राष्ट्र राइफल्स वाले के स्मार्टफोन पे तुम्हारी फोटो आएगी, तुम्हारी लेटेस्ट लोकेशन आएगी, और ये तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। ये ना खाते, ना पीते, ना सोते, ना आराम करते, ना कुछ, ये सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे राशन पानी लेके। मैं बता रहा हूं टीआरएफ वालों, तुम आतंकवादी हो बेटा, तुम अभी भी नए नए सीख रहे हो, तुम अभी नए नए आतंकवादी बने हो, तुम मत करो ये आरआर वाले। मैं जानता हूं, मैं इनके साथ रह चुका हूं, मैं इनके साथ शूट कर चुका हूं, मैं इनके साथ बैठ के समय बिता चुका हूं, ठीक है? मैंने कभी आरआर में सर्व नहीं करा, लेकिन मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। ये तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, तुम्हारी पीठों में से ना खुरच खुरच के खाल उतार देंगे ये लोग, क्योंकि इनका काम यही है, बस शिकार पे निकलना और शिकार वापस लाना। राष्ट्र राइफल्स का और कोई काम नहीं है, वो और कोई काम नहीं करते, वो यही दिन रात काम करते हैं। और तुम लोगों ने सबसे बड़ी बेवकूफी करी कि अपना मुंह खोल दिया। अब उनको पता लग गया तुम कहां हो, या उनको पता लग जाएगा तुम कहां हो। अब ये तुम्हारे पीछे शिकार करने जैसे शेर निकलता है, अब तुम बिल बिल भागोगे, घर घर भागोगे, यहां छुपोगे, यहां, ये तुम्हें निकाल के ठोक देंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम सॉरी बोलो और अपने हथियार डाल दो, ठीक है? तब कम मार पड़ेगी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, पड़ेगी फिर भी, लेकिन कम पड़ेगी। इसमें तो डायरेक्ट टिकट है, सीधा 72 उरों के पास, इमीडिएट। राष्ट्र राइफल्स की तो ट्रैवल एजेंसी है, आरआर वालों ने हर आरआर बटालियन में ट्रैवल एजेंसी खोली है उन्होंने, इसी चीज की। आप आए, ठप ऊपर 72 का टिकट कटता है डायरेक्टली। तो अभी भी मैं कह रहा हूं, वक्त है, सुधर जाओ, वरना निपटा दिए जाओगे। ये फिर ये रहम वाला कॉलम है ही नहीं राष्ट्र राइफल्स में कि हमारे दिल में रहम आ गया, वो कॉलम है नहीं इन लोगों का, ठीक है? वो देखेंगे, अगर राष्ट्र राइफल्स वाले ने देख लिया कि तुमने देश के खिलाफ काम करा है, अगर उनको यह पता लग गया कि तुम हो जो देश के खिलाफ काम कर रहे हो, भारत के खिलाफ काम कर रहे हो, तो बेटा तुम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाओगे 1 मिनट के अंदर। बाकी तुम्हारी मर्जी है। अच्छा, एक आईआईटी मंडी ने एक बहुत बढ़िया एक चीज इजाद करी है, आर्टिफिशियल मटेरियल दैट कैन मेक स्टेल्थ व्हीकल्स एज वेल एज कोवर्ट आर्मी एस्टैब्लिशमेंट लेस विजिबल टू द रेडार। इन्होंने आईआईटी वालों ने, पता नहीं, कुछ तो आईआईटी में ऐसी वो पढ़ाकू बच्चे जाते हैं, इन लोगों ने क्या बनाई है स्टोरी कि एक मटेरियल बनाया है कि जो अगर किसी गाड़ी के ऊपर लगा दें या किसी बंदे के ऊपर लगा दें, तो वो रेडार से, या इंस्टॉलेशन मिलिट्री व्हीकल्स, तो वो रेडार से उसका क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाता है। जो क्रॉस सेक्शन होता है ना, सिग्नेचर होता है, वो बहुत कम हो जाता है। इट बिकम्स ऑलमोस्ट, इन 100% नहीं, बट इट बिकम्स ऑलमोस्ट इनविजिबल टू रेडार। तो बंदा दिखता नहीं है रेडार से, आपको पता नहीं लगेगा, राइट? कि गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियां खड़ी हैं वहां पे, ऊपर से हवाई जहाज आ रहा है, आपने कैमोफ्लेज कर दिया, या फिर रेडार के थ्रू भी, मोस्टली इट इज थ्रू रेडार। अब ये इक्विपमेंट क्या है? दिस मटेरियल कैन एब्जॉर्ब अ वाइड रेंज ऑफ रेडार फ्रीक्वेंसीज सिग्नल्स
Irrespective of the direction from which the radar signal hits the target, it can also be used to cover windows or glass panels of stealth vehicles and covert establishment that must be invisible to radar. Being invisible to radar is a crucial defense strategy, and the ability to evade radar direction can reduce the chances of being targeted by enemy weapons. अगर कोई इंस्टॉलेशन है आपका, कोई सीक्रेट जगह है आपकी, अगर आपने उसके ऊपर ये मटेरियल लगा दिया, कुछ गाड़ियों के ऊपर ये मटेरियल लगा दिया, तो वो चीज रडार में आएगी नहीं, दैट विल बी इनविजिबल। तो ये इन्होंने बनाया, बहुत ही शानदार चीज है। अच्छा, पाकिस्तान में वापस जाते हैं यार, कमाल है पाकिस्तान में, कमाल है यार। कैबिनेट कमेटी फॉर्म टू रिव्यू बिल प्रपोजिंग 5-year जेल टर्म फॉर डेफेमेशन ऑफ आर्मी जुडिशरी। ठीक है, तो दोस्तों कैबिनेट कमेटी फॉर्म है। अब ये पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि जो भी फौज के खिलाफ बोलेगा या जज के खिलाफ बोलेगा, 5 साल की कैद उसको हो जाएगी। जो फौज के खिलाफ बोलेगा या जज के खिलाफ बोलेगा, उसको 5 साल की कैद बामशक्कत ये हो जाएगी पाकिस्तान में। ठीक है, अच्छा, इसमें भी कई लोगों के कई व्यूज हैं कि फौज की इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल इज्जत होनी चाहिए फौज की, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है। अगर डेमोक्रेसी होती तो जो रूल है सबके ऊपर। रेलवेज वाले की इज्जत नहीं है क्या? जो पोस्टल सर्विस में काम कर रहा है, बैंक में काम कर रहा है, उसकी इज्जत नहीं है क्या? मतलब आप किसी बैंक वाले अधिकारी को गाली देते तो ठीक है, लेकिन फौजी अधिकारी को गाली दी तो 5 साल जेल। ये कौन सा कानून है भाई? देखो, मैं भी फौज का हूं और मैं समझता हूं कि फौज की इज्जत होनी चाहिए, ये मैं मानता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इज्जत हर एक इंसान की होनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। इज्जत सबकी होनी चाहिए। तो ये देखिए, अ सोर्स फ्रॉम द पीएमओ सेड, ये पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात कर रहा हूं, शरी रहमान, नवीद कमर, हिना रबानी खर, इन्होंने स्ट्रांगली अपोज करा है इस बिल को। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो नून लीग है नवाज शरीफ की पार्टी, ख्वाजा साद रफीक, इसने बिल को प्रपोज करा। और ये बिल मैं बता रहा हूं आपको पास भी, मतलब इसकी चांसेस अच्छे, मैं ये नहीं कह रहा पास हो ही जाएगा, अभी तो इसके ऊपर बातचीत चल रही है, लेकिन ये फौज को अपनी साइड लेने के लिए कि देखो, अगर तुमने आर्मी चीफ के खिलाफ कुछ बोला, किसी कोर कमांडर डीजीआईएसआई के खिलाफ कुछ बोला, 5 साल जेल है तुम्हें। अब तुम्हें 5 साल जेल डाल दिया, अब तुम क्या करोगे? जज के खिलाफ बोला तो 5 साल। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अलग मामला है, लेकिन ये तो बिल्कुल बास्केट केस है ना पाकिस्तान यार, ये कुछ भी करेंगे ये फौज की चापलूसी करने के लिए। अच्छा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑन टेररिज्म, ये एपीसी होना था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, याद है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इमरान खान ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा। ये फिर दोबारा, पहले 7 तारीख को थी, फिर बोला 9 तारीख को, अब बोला कि एक बार और पोस्टपोन हो गई क्योंकि वेडनेसडे को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तुर्की जा रहा है। अच्छा जी भाई साहब, मैंने आपको कल के वीडियो में क्या बोला था, ये देखिए लिंक यहां पे। कल के वीडियो में मैंने क्या बोला था आपको? मैंने कल के वीडियो में आपको यह बोला था कि इतनी बुरे वक्त में भी पाकिस्तान का कोई हुक होगा, पाकिस्तान इसमें भी फायदा उठाएगा। पाकिस्तान का जो उनका सरकारी निजाम है, वो तुर्की कितने भी बुरे हाल में हो उसमें अपना फायदा देखेगा। ठीक है, पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं हम शाहीन हैं। शाहीन मतलब कि बाज, ईगल, चील। हम शाहीन, तुम शाहीन नहीं हो, तुम गिद्ध हो। ठीक है, पहले एक बात समझ लो, तुम शाहीन टाइन कुछ नहीं हो, तुम गिद्ध हो, गिद्ध। और गिद्ध देखता है कि ऊपर लहराता रहता है, गिद्ध उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। गिद्ध कभी किसी को मारता थोड़ा ना, गिद्ध वेट करता है कि कब मेरा शिकार अपने आप मर जाए और मैं उसको जाके खा लूं। यूएस सेज पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू बी इट्स स्टॉलवर्ट पार्टनर इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, कि पाकिस्तान हमारा पार्टनर रहेगा टेररिज्म। ठीक है, यही पैदा करते हैं, यही इसके खिलाफ लड़ते हैं। नेड प्राइस जो है, नेड प्राइस ने, ये स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन है नेड प्राइस, उसने बोला है कि ये they are an important partner of the US and a partner in any number of ways. We have talked in recent days about commitment to stand with Pakistan in the face of the security threats. देखिए, अमेरिका का, मैं आपको एक बात बताता हूं, अमेरिका का जो भी पाकिस्तान के ना लिए है मामला, वो सारा का सारा सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं। जैसे ये चश्मा है, ये यहाँ पे सिक्योरिटी लिख दो, आप टेररिज्म लिख दो, वो पहन के फिर वो पाकिस्तान को देखते हैं। दे डोंट टॉक टू पाकिस्तान अबाउट ट्रेड, अबाउट टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा ना बात करते हैं
कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करेंगे, हम इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं नहीं नहीं, उनका सिंपल सही, इतने पैसा लो उसको मारो बस। ये किलर्स वो हायर हैं, इनकी फौज मर्सनरी आर्मी है। ये तो परवेज मुशर्रफ भी बोल चुका है, आई शुड नॉट टेक हिज नेम, द मैन इज नो मोर, बट जो सच है वो सच है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आते हैं सवाल और जवाब पर। सवाल और जवाब पर डॉक्टर विराल पटेल फ्रॉम जर्मनी। डॉक्टर साहब नमस्कार। Why do army veterans stay away from commenting on political matters? Why politics is considered by army veterans too nasty to get involved in? Army personnel are the most disciplined and efficient people, and we need such people in nation building. Like Israel, politics is the only way forward for nation building. Army veterans should accept this fact. देखिए विराल जी, ऐसा है, आप कह रहे हैं कि फौजी पॉलिटिक्स के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन फौजी हैं। बिल्कुल हैं, फौजी डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन जब डॉक्टर, आप खुद डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो पेशेंट का इलाज करता है वो भी डिसिप्लिन्ड है। जो वकील ठीक से अपने क्लाइंट की बात रखता है जज के सामने वो भी डिसिप्लिन्ड है। जो रेडी लगाता है वो सही समय पर आता है और सही चीज़ तोल के देता है वो भी डिसिप्लिन्ड है। तो देश के लिए तो सभी काम कर रहे हैं। हाँ, फौज का एक कल्चर ज़रूर है, ये मैं मानता हूँ। हम जब फौज में थे हमें 3 चीज़ें सिखाई गई थी कि ऑफिसर मेस में 3 चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी। हमारे सीओ ने बताया था हमें, जो कर्नल कौशलेंद्र पाठक थे, गॉड ब्लेस हिज सोल, इज नो मोर, उन्होंने बताया था मुझे और कहता कि 3 थिंग्स वी नेवर डिस्कस इन ऑफिसर्स मेस: पॉलिटिक्स, रिलीजन, वुमेन। आप कभी भी देखिएगा, बहुत कम, कोई रेयर हो गया तो हो गया, बहुत रेयर, मतलब देखो हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, इंडियन आर्मी में भी एक्सेप्शंस हैं, आर्मी मतलब नेवी एयरफोर्स जो भी है, यू विल नॉट फाइंड 99% ऑफ द टाइम फौजी इज टॉकिंग अबाउट women, फौजी इज टॉकिंग अबाउट रिलीजन, फौजी इज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। हाँ, कुछ फौजीज हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी है, ठीक है, उनका शौक है और उनको करनी भी चाहिए, लेकिन जनरली आपने देखा होगा, मैं खुद, आप मुझे देखिए, मैं खुद बात नहीं करता पॉलिटिक्स के बारे में। आई डोंट टॉक मच अबाउट पॉलिटिक्स। जब कोई फौज के खिलाफ कोई बात कर दे तब मैं सामने आता हूँ, वरना नॉर्मल एवरीडे आप देखिएगा, ये पाकिस्तान, चाइना, इंटरनेशनल अफेयर्स, जियो पॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, यही मेरी बातचीत रहती है रोज़। मैं हर रोज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ चाणक्य डायलॉग्स, यही मेरा एम रहता है। आई हैव नेवर सेड कि यार हमें ये करना चाहिए और वो करना चाहिए, सर कभी नहीं पॉलिटिक्स के बारे में बात। फौजी अनकंफर्टेबल होते हैं जी डॉक्टर साहब, दे आर अनकंफर्टेबल, एंड दिस इज द इंडियन आर्मी, दिस इज नॉट द पाकिस्तान आर्मी। अब पाकिस्तानी आर्मी अफसर से मिलिए, उसको पॉलिटिक्स, ही नोज मोर अबाउट पॉलिटिक्स देन द पॉलिटिशियंस। बड़ी मशहूर कहावत है, मैं अक्सर टीवी पे भी बोल चुका हूँ। पाकिस्तानी फौज के बारे में ये मशहूर है कि जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारिया नहीं, ठीक है। वॉर्स दे हैव नॉट वॉन, इलेक्शंस दे हैव नॉट लॉस्ट। तो इंडियन आर्मी दूरी रहे, इससे अच्छा ही है इनके लिए, माहौल ठीक रहता है हमारा। सुब्रता साहा, जय हिंद मेजर साहब, जय हिंद साहा साहब। आई एम अ मिलिट्री ब्रैट pursuing my graduation from Calcutta University. Can India surpass Pakistan in Tapi gas pipeline project by taking back Pakistan illegally occupied Kashmir and Gilgit and Baltistan? देखिए साहब, हमें बाई फोर्स लेने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान वैसे ही इम्प्लोड कर रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स बिफोर दिस फेडरेशन ये काफ़ी ढीला हो जाए। एक बार पहले भी ढीला हो गया 71 में, तो ऐसी बात नहीं है कि इसका कोई हमारे पास कोई प्रीवियस एग्जाम्पल नहीं है। देयर इज नो प्रेसिडेंस, वी हैव अ प्रेसिडेंस। तो इसके लिए जहाँ तक तापी की बात है, आई डोंट नो, ठीक है, कि ये हम लोग बात करते हैं कि ये गैस पाइपलाइन आएगी फिर अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से इंडिया। मुझे लगता है कि फॉर नाउ तापी इज अ डेड हॉर्स, बिकॉज पाकिस्तान विल नेवर बी एबल, अफगानिस्तान इज टू अनस्टेबल, पाकिस्तान डज नॉट हैव द मनी, राइट। अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। इवन टुडे, मैंने बहुत पहले एक बात बोली थी, मैंने बोला कि 15 अगस्त के बाद मैंने ये बोला था पिछले से पिछले साल कि जो तालिबान है ना, तालिबान, दे डोंट कंट्रोल काबुल। तो पाकिस्तानियों ने बड़ी हंसी मजाक करी, अरे मेजर साहब वो तो साढ़े प्रा हैं, पहुंच गए वो काबुल, इस्लामी निज़ाम। मैं आज फिर कह रहा हूँ, तो तालिबान डोंट फुली कंट्रोल काबुल, वहाँ पे बहुत मसले हैं अंदर, और पाकिस्तान में तो खैर ऊपर वाला ही मालिक है। सो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी ए रियलिटी। कल कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन टुमारो। मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि टापी गैस पाइपलाइन नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एज ऑफ टुडे इट लुक्स वेरी वेरी इम्प्रॉबेबल। अच्छा, चैतन्य अनंथा, माय नेम इज अनंत चैतन्य, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। Do the intellectual people, like you're saying, Pakistan is going to be in pieces? Is there any plan we have in future to annex some parts of Pakistan like Sindh with India? Because people are talking about Akhand Bharat. Comparatively,
the people of Sindh may not have the sense of hatred like people in other parts of the Pakistan as we see in Punjab. देखिए साहब, ऐसा है कि मुझे एज एन इंडियन, मुझे जो पाकिस्तान से चाहिए, मुझे चाहिए कश्मीर, पीओके, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं आज़ाद कश्मीर, और ग्रेटर पाकिस्तान। मुझे सिंध नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे उनका पंजाब नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि लोग वहाँ पे इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं कि मैं बता रहा हूँ, ये जो आप कहते हैं ना आपकी 6.5-7% ग्रोथ है, कोई कहता है 8% हो जाएगी, 9% हो जाएगी इंडिया की। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, 3rd लार्जेस्ट होने वाली है, मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ हो रहा है इंडिया इस साल, सरपासिंग चाइना। यूथ बल्ज है हमारा, और ये हमारी इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर। ये इसरो वो भेज रहा है, इट्स सेंडिंग सैटेलाइट्स इनटू स्पेस, द चीपेस्ट एंड द बेस्ट सैटेलाइट्स इन द वर्ल्ड। और नासा पूछ रहा है कि यार तुम लोग कर कैसे देते हो, ये वंदे भारत ट्रेन्स चल रही हैं। और ये जो इंडिया में पूरा एक डेवलपमेंट की स्पीड है ना, ये सब खाक में मिल जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं, सब खाक में मिल जाएगी। जो गिलगित बाल्टिस्तान है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको वो लोग आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, उसको आप 2 मिनट के लिए अलग कर दीजिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। आप मेन पाकिस्तान को ले लीजिए भाई। ऐसा है कि अगर उसकी 4 डिस्ट्रिक्ट भी आ गई ना भारत में, सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं, 4 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान की भारत में आ गई, पूरे भारत को दीमक की जैसे चाट जाएंगे। कितने आतंकवादी अंदर आएंगे यार। तो भाई साहब माफी करो, हमें ना सिंध चाहिए, ना हमें पंजाब चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान का हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हमें जो चाहिए वो हमने बोल दिया। मुझे तो पर्सनली एज एन इंडियन आई डोंट बिलीव इन दिस। दे आर सिंपली टू रेडिकलाइज्ड। ये लोग अपने, देखो 96-97% मुस्लिम्स हैं, ये एक दूसरे को मस्जिदों में बम से उड़ा रहे हैं यार। दे आर किलिंग ईच अदर। ये एक दूसरे के गर्दनें काट रहे हैं, ये रोज एक दूसरों को मार रहे हैं। आप चाहते हैं वो इंडिया में आ जाए, हम लोग खुश हैं यार, वेरी हैप्पी, वी डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम देम। कुमार सुरेश, मेजर आर्य सर, जय हिंद कुमार सुरेश जी। इफ यू वर इन वॉर गेम टुडे एंड इफ यू वर लीडिंग द पाकिस्तान आर्मी, व्हाट वुड यू हैव डन टू टैकल द टीटीपी? वुड यू डेयर टू गो फॉर अनदर ज़र्ब-ए-अज़्ब operation again without USA's air support and intel this time around? Also, if the operation was a success, it is worth taking risk for Pakistani army to displace 1 million people in the region again like 2014. अच्छा कुमार सुरेश जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। सर ऐसा है ना कि एक तो आई एम नॉट इन द पाकिस्तान आर्मी, थैंक गॉड, बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर हमें माने कि पाकिस्तानी फौज में अगर मैं होता, पाकिस्तान के पास और कोई चारा है नहीं, या तो चुपचाप बैठे रहो, मार खाते रहो, या कोई ऑफेंसिव एक्शन लो। ज़र्ब-ए-अज़्ब जो था, इट वॉज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन। उनका ज़र्ब मोमेन भी था, वो दैट इज समथिंग एल्स। ज़र्ब-ए-अज़्ब था, और एक और उनका ऑपरेशन था, मेरे नाम से निकल रहा है वो ऑपरेशन का नाम। सो दीज वर सक्सेसफुल एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस, राइट, ये सक्सेसफुल थे, लेकिन उसके बाद वो मोमेंटम पे बिल्डअप नहीं कर पाए। इनके पास और कोई चारा नहीं है। और जहां तक यूएसए की एयर सपोर्ट है, आपको क्यों लगता है कि यूएसए ने उनको जो 450 मिलियन का F-16 के लिए दिया था, क्यों दिया था यूएसए ने? उसके मल्टीपल फैसेट्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, उसके मल्टीपल फैसेट्स हैं। किसी और दिन डिस्कस करेंगे साहब, लेकिन सफाइस टू से दैट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द लार्जनेस ऑफ हार्ट ऑफ अमेरिका। दे आर यूजिंग पाकिस्तान, और पाकिस्तान जानता है कि हमें इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, और वो खुश हैं क्योंकि इस्तेमाल होते आए हैं आज तक। जय हिंद मेजर साहब, आई एम मथम विनीत फ्रॉम तेलंगाना। Stories, and we all grew up hearing stories and legends of our war heroes of the Indian Armed Forces. My question is, what motivates the Indian Army to be both moral and brave simultaneously? ऐसा है मथम विनीत जी कि ये फौज का कल्चर है, और मुझे तो इतना ही समझ में आया है। मुझे, आई एम नॉट अ ग्रेट एक्सपर्ट इन एनीथिंग, बट मुझे ये समझ में आया कि एक आर्मी का एक कल्चर है यार। आर्मी खास एक खास उसमें एनवायरनमेंट है फौज में, वेयर अ लॉट ऑफ एम्फोसिस इज गिवन ऑन डूइंग द राइट थिंग, नॉट टेकिंग शॉर्टकट्स। मॉरल क्या है, जस्टिफाइड क्या है, और ये होना भी चाहिए। हमें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा इसके लिए, बहुत जानें हमारी गई हैं। मैं किसी दिन बताऊंगा आपको स्टोरीज। आई टेल यू द स्टोरी ऑफ वेरियस ऑफिसर्स एंड जवान्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स। बट जैसे मैं कहता हूँ ना, द इंडियन आर्मी इज नॉट जस्ट अ पावरफुल आर्मी, इट्स ऑल्सो मॉरल आर्मी। ये मॉरलिटी है, ये अब है, ये दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। आप किसी भी रैंक में हो, आप जवान हो, आप अफसर हो, आप जेसी साहिबान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फौज का काम करने का तरीका एक जैसा ही है, जितना मैं समझ पाया हूं। उसमें फौज कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। वो एथिकल फौज में अगर आप गलती करोगे ना,
तो हो सकता है उसकी माफी है, हो सकता है उसकी माफी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी माफी है, पर मैं कह रहा हूं हो सकता है कि अगर आपका इंटेंट ठीक हो तो हो सकता है उसकी माफी है। लेकिन अगर आपका इंटेंट गलत है, आपकी नीयत खराब है और आपने कोई ऐसी चीज करी है जो फौज की मोरालिटी के खिलाफ है, उसकी माफी नहीं है फिर। देन देयर इज नो फॉरगिवनेस इन द आर्मी। तो ये इंडियन आर्मी की सच्चाई है जितना मैं जानता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।